हेलो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले आप लोग को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात किए हुए थे आपको लास्ट क्लास में, आपको आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन, ठीक है, इसमें से आपको आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन आपको बता दिया गया था। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इसमें आपको बताया थे पिछली क्लास में ये दो प्रकार के होते हैं। आदर्श विलियन के बाद जो आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन जब आपको बताए हुए थे हम इसमें, तो इसमें एक चीज और बताते हैं कि इसमें दो दो चीज होता है। वो दो चीज क्या होती है? पॉजिटिव विचलन होता है, नेगेटिव विचलन होता है। ठीक है, पॉजिटिव विचलन का मतलब धनात्मक विचलन, और ऋणात्मक निगेटिव का मतलब ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो अब ये दोनों को हम बताए हुए थे आपको। सुन लीजिए, पॉजिटिव विचलन क्या होता है? इस विलयन में विलय का वाष्प दाब ग्राउंड के वाष्प दाब पर क्या होता है? तो अधिक हो जाता है। ठीक है, इस विलय में विलायक माइनस विलायक के बीच आकर्षण बल का मान विलयक माइनस विलायक के बीच आकर्षण बल तथा विलायक माइनस विलायक विलायक माइनस विलायक के बीच का आकर्षण बल का मान जो होता है कम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? तो कम होता है। उसके बाद अगर निगेटिव विचलन की अगर बात करें, मतलब ऋणात्मक विचलन का, ऋणात्मक विचलन किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर सुनिए, इस विलयन में विलय का वाष्प दाब ग्राउंड के वाष्प दाब से कम आ जाता है। उसमें क्या पॉजिटिव में ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। ठीक, ये बात तो चीज समझ में आई। उसके बाद जो इस विचलन में विलय माइनस विलायक के बीच क्या होता है? तो आकर्षण बल का मान विलय माइनस विलायक के बीच आकर्षण बल का मान लगता है। विलायक माइनस विलायक के बीच भी क्या आता है? तो आकर्षण बल के मान में अधिक आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या था? तो कम आता था, इसमें ज्यादा आता है। ये दो चीज ध्यान रखना है आपको। अब इसमें आपको बताया था अणु संख्या गुणधर्म के उदाहरण तो ये मतलब कोई बताया नहीं जाता, लेकिन मैं बता देता हूँ उदाहरण क्या होता है। परासरण दाब, वाष्प दाब, हिमांक, अवनमन, क्वथनांक। ठीक है, इनका वो चीज होता है वहां पर। तो जैसे कि परासरण दाब की क्रिया समझ लीजिए किसको कहा जाता है? तो कम सांद्रता वाला विलयन का अर्धपागम्य झिल्ली की उससे होते हुए अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो परासरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण लिया जाए, जल में किशमिश का फूल जाना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गाँव में क्या करते हैं, हम लोग की जो माता जी लोग होती हैं क्या करती हैं कि शाम के टाइम चना, और जो चना खाया जाता है, ठीक है, चना और जो किशमिश होता है मुनक्का, उसको क्या करती हैं? उन दोनों को एक ही में डाल देती हैं। तो रात भर वो क्या रहता है? उसी में पड़ा रहता है, और सुबह जब होता है, सुबह जब हम लोग उसको निकाला जाता है, तो मुनक्का जो उसमें से होता है वो फूला रहता है, और चना भी उसमें क्या होता है? पूरी तरह से फूल जाता है, मतलब पानी की मात्रा से उसमें। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब विसरण की क्रिया को कहा जाए, विसरण की क्रिया किसको कहा जाता है? ठीक है, अधिक सांद्रता वाले विलयन का कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो विसरण की क्रिया कहा जाती है। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, अगर इसके उदाहरण की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर इसको अगर एक्सप्लेन अगर किया जाए जिस प्रकार से, तो बंद कमरे में अगर बत्ती का जलना। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला था? विसरण की क्रिया को अधिक सांद्रता वाला विलयन, ठीक है, का सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना। जैसे अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करना? गति करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है? उसी क्रिया को विसरण की क्रिया कहा जाती है। अब इसमें अगर उसको अगर एक्सप्लेन करने की अगर बात करें, अगर देखने की अगर बात करें, तो जैसे सपोज कीजिए बंद कमरा है, उसमें अगरबत्ती जल रहा हुआ है। ठीक है, तो उसी को वहां से उस प्रकार से दिखाया जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बात किए हुए थे हम, ठीक है, परासरण तथा विसरण में अंतर की बात करें किया जाए। यहाँ पर परासरण और विसरण में अंतर, तो हम आपको बताए थे लास्ट क्लास आपको, अगर परासरण और विसरण में अंतर, तो यहाँ पर देखिए परासरण तथा विसरण में अंतर टॉपिक बनी हुई है, हेडिंग है। अब यहाँ पर अगर परासरण तथा विसरण में अंतर अगर बात किया जाए, वहां पर आपको परासरण की क्रिया में बताया, जैसे पानी में किशमिश का डाला हुआ फूल जाना, और दूसरा बंद कमरे में इसका परासरण का आपको पता है किशमिश पानी में किशमिश डालना का फूल जाना। ठीक है, उसके बाद विसरण का जो बताए हैं, विसरण में बंद कमरे में अगरबत्ती का जलना। यहाँ पर 1 मिनट साथियों जरा, ठीक है, तो आपको बताए हुए थे ये इस प्रकार से हो गया। तो
अब यहाँ पर परासरण तथा विसरण में अंतर क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। परासरण और विसरण में अंतर जब यहाँ पर किया जाएगा तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए परासरण एक साइड में विसरण, अंतर आपको स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं 2 कॉलम बनाया हूँ, एक कॉलम में हो जाएगा परासरण और दूसरे कॉलम में हो जाएगा विसरण, ठीक है। तो एक कॉलम में क्या होगा परासरण, दूसरे कॉलम में क्या होगा विसरण। ये 2 कॉलम बन गए। इन दोनों कॉलम में ज्यादा डिफरेंस देखने की चीज मतलब बात नहीं है, थोड़ा सा अलग अलग अगर देख लेते हैं उसमें तो बहुत काफी है। जैसे कि यहाँ पर हम तीन चीज में मतलब आपको फर्क दिखा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए परासरण की क्रिया में, परासरण में क्या हो रहा है, इस क्रिया में विलायक के कण गति करते हैं। जैसे कि विलायक के कण, विलायक क्या होता है, विलायक, एक सेकंड जरा, ठीक है, इस प्रकार से मिट गया था तो थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए परासरण की जो क्रिया बताए थे आपको, तो विलायक में क्या करना, किशमिश को डालना, मतलब पानी के अंदर किशमिश को डालना, वहां पे फूल जाता है, ठीक है। उसमें फूल जाने की क्रिया को क्या, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या, इस क्रिया में विलायक के कण गति करते हैं, मतलब जो पानी का कण होता है वही धीरे धीरे गति करके क्या करता है, तो उस किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है, तभी जाके किशमिश आपको सुबह क्या होती है, फूली हुई दिखती है ना। अब सुनिए, अब यहाँ पर विसरण में आपको बताया जब बंद कमरे में अगरबत्ती का जलना एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर देखिए इस क्रिया में विलय के कण गति करते हैं। इस क्रिया में विलय कौन सा होता है, विलय कौन सा होता है, तो चीनी नहीं होगा, अरे सॉरी पानी नहीं होगा, चीनी होगा। जैसे बंद कमरा में, जैसे कि सपोज कीजिए पूरा बर्तन है, अगर उसमें अगरबत्ती को जला रहा है तो उसका जो धुआं निकलेगा तो वो पूरे कमरे में ही फैलेगा। तो इस प्रकार से वहां पर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर दूसरे वाला परासरण में अगर दूसरा अगर आपको अगर डिफरेंस दिखाया जाए, अलग दिखाया जाए, तो देखिए इस क्रिया में होने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। जब तक अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होगा तब तक वहां पे क्या विलायक वहां पे क्या करेगा, वहां पे वो प्रवेश नहीं करेगा, मतलब वहां पे स्थान नहीं बनाएगा। जैसे सपोज कीजिए वहां पे क्या होता है, एक सेकेंड, किशमिश में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। आप लोग कभी ध्यान से देखिएगा, जब किशमिश पानी में डालने के बाद जब फूलता है ना, जैसे वो सूज जाता है, वो जैसे कि सिकुड़ा रहता है, बाद में क्या होता है पूरे अंगूर की तरह क्या होता है, तो खिल जाता है, ठीक है, जामुन की तरह। तो उसमें कभी देखिएगा जैसे कि हम लोग के शरीर में अंदर जैसे कि पतला पतला नसें होती हैं, तो उसी प्रकार से उसमें भी पतली पतली नस की तरह होता है। तो वही क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या करता है, उसमें पानी प्रवेश कर जाता है, ठीक। अब यहाँ मिश्रण में अगर बात करें आपको दूसरा वाला, तो इस क्रिया को होने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या कहा, जब आपको बताया था भीषण में बंद कमरे में अगरबत्ती का जलना, तो ठीक है कि इस क्रिया को होने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती ही नहीं। अरे अर्धपारगम्य झिल्ली आएगा नहीं, क्योंकि ये कमरा बंद है, उसमें अगर अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती का धुआं निकलेगा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली कहाँ उसमें लगी होगी, वो तो पूरा जितना उसमें से धुआं निकलेगा वो पूरे कमरे में फैलेगा। यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए परासरण में अगर तीसरे वाला का अगर बात करें, तो इस क्रिया में कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करता है, यहाँ पर तो गति करता है। देखिए क्या बोल रहा है, इस क्रिया में कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। मतलब जो चीज कमजोर रहेगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, वहां पर अगर जब दो चीज अगर यहाँ पर अगर जो इसमें विलय और सॉरी विलायक में मतलब कम और ज्यादा में अगर जो कम रहेगा वो अधिक की ओर जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में अगर चुंबक ले लिया जाए, तो देख लीजिए अगर जो बड़ा चुंबक रहता है उसकी क्षमता ज्यादा रहती है, जो छोटा चुंबक रहता है उसकी क्षमता कम होती है, तो दूसरे में क्या करते हैं, सट जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पे विसरण की अगर तीसरी अगर बात करें, तो इस क्रिया में अधिक सांद्रता वाले विलयन का कम सांद्रता वाले विलयन की ओर करता। मतलब इसमें क्या है, जैसे कि बंद कमरा है, ये सबसे अधिक है, उसके बाद जो इसमें जो अगरबत्ती जलेगी उसमें से जितना धुआं निकलेगा वो पूरे में फैलेगा। मतलब जो ज्यादा एरिया को कम, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर ज्यादा एरिया को कम चीज में अगर वहां पर अगर मैनेज करने की अगर बात किया जाए, तो उस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम, क्या है यहाँ पर परासरण दाब। आपको यहाँ पर बताया थे परासरण और विसरण
पहले भी बताया, अब इसके अंदर बताए, अब इसके अंदर और देख लीजिए, इसका सिद्धांत भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर परासरण दाब लिखा हुआ है, तो परासरण की क्रिया में कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा लगाए गए विरोधी दाब परासरण दाब कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर पिस्टन की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर ये पिस्टन की अगर बात कर रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर पिस्टन की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम आपको फिगर द्वारा स्ट्रक्चर द्वारा दर्शा रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पर क्या बोला, परासरण की क्रिया को कम सांद्रता वाले, फिर से सुनिएगा यहाँ पे देखिए, परासरण की क्रिया में कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करने लगते हैं, तो गति करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये जो ये आपको आउटलाइन दिख रही है, ये हो गया एक प्रकार से बर्तन, ठीक। इसके अंदर डाले गए पानी, विलायक क्या होता है, तो पानी होता है, विलायक क्या होता है, पानी होता है। फिर क्या बोल रहा है इसमें, परासरण की क्रिया में कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता वाले, मतलब यहाँ पर कम सांद्रता और अधिक सांद्रता कहाँ पे है ये आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, इसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, इसी परासरण की क्रिया, इसको क्रिया जो ये ऊपर की तीर जा रही है, इस विलयन पानी में से जो ऊपर की ओर जा रहा है, यही पिस्टन है। देखिए जो इसके ऊपर जो लगा हुआ पिस्टन है, प्लेट की तरह लगा हुआ, इसी को पिस्टन कहा जाता है। तो इसी को रोकने के लिए पिस्टन के द्वारा लगाए गए विरोधी दाब का परासरण दाब कहते हैं। जैसे इसको ही रोकने के लिए, इसको ये जब यहाँ से पानी को यहाँ पे जब गर्म करेंगे, विलायक को जब गर्म किया जाएगा, यहाँ से जो भाप बन के उड़ेगा, जैसे बताए थे आपको एग्जाम्पल में, यहाँ पर विसरण का जो एग्जाम्पल बताए थे, बंद कमरे में अगरबत्ती का जलना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब ये विलयन को जब नीचे से गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जो उसमें भाप बन के तैयार होगा, वही ऊपर से पिस्टन लगाए गए दाब। जैसे एग्जाम्पल में कुकर को ले लीजिए, कुकर में चीनी या पानी डाल दीजिए, उसमें जो भी सामग्री अगर डालेंगे आप, जब नीचे से गर्म किया जाएगा, गर्म करने के बाद उसके अंदर जो बना हुआ गैस है, गैस, तो वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, मतलब भागने की कोशिश करेगा। ठीक उसी प्रकार ऊपर लगी हुई सीटी, कुकर के ऊपर लगी हुई सीटी क्या करती है, तो उस गैस को कंट्रोल करके और वो सीटी के माध्यम से आता है, तो जो सीटी है वही पिस्टन कहलाएगा। वहां पे कुकर के अगर एग्जांपल में अगर देखा जाए तो जो सीटी लगी हुई है वही क्या कहलाएगा वहां पर, तो वही पिस्टन कहलाएगा, ठीक है। रोकने के लिए यहाँ पर देखिए, रोकने के लिए पिस्टन द्वारा लगाए गए विरोधी दाब। जब अगर आप अगर कुकर में अगर सीटी नहीं लगाएंगे तो जितना भी गैस बनेगा वो डायरेक्टली सीधा उड़ जाएगा, लेकिन गैस को रोकने के लिए ही लगाए गए सीटी का पिस्टन, मतलब उसके विपरीत, ठीक है। अगर जैसे सपोज कीजिए ये मार्कर इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, अगर इसी का अगर उल्टा अगर चलेगा तो ये इधर चलेगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर इसको देख लीजिए, जैसे कि यह दो पेन है, दोनों पेन का मुख क्या है यहाँ पर, जैसे कि इसको खोल दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों का मुंह अगर खुला हुआ है, तो अगर इसका विपरीत करेंगे तो ये क्या होगा, इस पोजीशन में होगा, ठीक है। एक मतलब इधर जाएगा, दाहिने जाएगा, तो एक क्या करेगा, बाएं जाएगा, एक बाएं जाएगा तो एक दाहिने आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां, जैसे कि यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात करने की निम्नलिखित विधियां होती हैं। तो विधि कौन सी, तो विधि एक ही विधि होता है, ठीक है, वो विधि एक ही होती है, वर्कले हर्ट के लिए विधि, वर्कले हर्ट ले विधि, ये एक विधि है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा गया है 6 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। आपको क्या पूछ रहा है, वर्कले हर्ट ले विधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, वर्कले हर्ट ले विधि क्या कह रही है, तो इस विधि के द्वारा दाब ज्ञात किया जाता है। दाब कौन सा दाब, जब आप किसी बर्तन में यदि खाना बना रहे हैं, कुछ भी अगर बना रहे हैं, जब नीचे से गर्म करेंगे जो उसके अंदर जो भाप बनेगी, ठीक है, वहां पे जो भाप बनेगी तो उसी ऊपर से लगाए हुए प्लेट दाब को ही क्या किया जाता है यहाँ पर, तो ज्ञात करने के लिए ये बहुत ही काम आता है, ठीक। यहाँ पर अब अगर इसके सिद्धांत की अगर बातें करें, इनका एक सिद्धांत था, वर्कले हर्ट के वैज्ञानिक थे, ठीक है, मतलब ये विधि जो इसी पे लागू होगा, और ये क्या करें, एक सिद्धांत दिए हुए हैं अपना। तो देखिए वो सिद्धांत क्या है, कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करता है, विलयन की ओर गति करना, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गति करने की क्रिया को ही परासरण की क्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए क्या कहा जाता है यहाँ पर, फिर से सुन लीजिए। जैसे देखिए
यहाँ पर सिद्धांत दिया हुआ है, कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए झिल्ली से गति करने की क्रिया को ही परासरण की क्रिया कहा जाता है। उसके बाद अगर उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, इस क्रिया को रोकने के लिए लगाए गए दाब को परासरण दाब कहा जाता है। क्या कहा जाएगा यहाँ पर? बालक हट जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस क्रिया को रोकने के लिए लगाए गए दाब को क्या कहा जाता है? तो परासरण दाब कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर अगर उसकी विधि की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, एक कापर फेनोसनाइट, ठीक है, एक कापर फेनोसनाइट जैसे Fe कोष्टक में Nc6, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब अगर इसके अगर समीकरण की अगर बात करें तो जैसे आपको देखिए, दाब समानुपातिता, दाब को P से दिखाया जाता है समानुपाती, उसी प्रकार से ताप को T से, तो यह समीकरण एक बन के तैयार होगा, दाब समानुपाती सांद्रता, ठीक है, दाब समानुपाती सांद्रता, दाब को P से दिखाया जाता है, अभी बताए हैं। उसके बाद समानुपाती का चिन्ह उसी प्रकार से, सांद्रता को C से दिखाया जाता है, समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करें समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए P समानुपात CT, ठीक है, P बराबर RCT, P बराबर R सही N/V छोटा v और T, उसके बाद PV बराबर NRT। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आपको क्या होगा, तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर प्रश्न देगा यहाँ पे किस पे, वर्कले हर्ट के विधि पे, तो इसी फार्मूले पे आपको क्या करना होगा, प्रश्न लगाना होगा। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर क्या है, जो इसमें P T और जो CR जो दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, ठीक है। जैसे P जो है परासरण का दाब, अभी बताए P को परासरण दाब, ठीक है। जो छोटा भी है आयतन, मतलब बर्तन के अंदर कितना मतलब आयतन है उसको N बराबर V बराबर आयतन, अभी बताए N बराबर मोलों की संख्या, कितना मोल दिया है उसमें, R बराबर गैस नियतांक, जो गैस दिया रहेगा उसका नियतांक फिक्स होता है। अगर यहाँ पे उसका गैस नियतांक देखना है तो 8.31 × 10⁻⁻2 ml और डॉट के होता है, ठीक है। ये उसका गैस का जो नियतांक होता है, यह फिक्स होता है। अब यहाँ पर अगर प्रश्न की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर अभी हम ये वर्कले हर्ट-ले विधि के जो वर्कले हर्ट-ले विधि जो है, यहाँ पर प्रश्न भी दिए हुए हैं, उसी प्रकार से प्रश्न करना है। अब यहाँ पर अगर गैस की अगर बात कर दिया जाए, अगर की करे, तो यहाँ पर ये जो इसका गैस का मान जो है फिक्स है 8.31 × 10⁻⁻2 ml डॉट किलो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% सांद्रता वाले यूरिया का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यूरिया का क्या सूत्र होगा, यूरिया का सूत्र लिखने के बाद उसका क्या निकालेंगे, तो उसका यूरिया का जो सूत्र लिखने के बाद उसका परमाणु क्रमांक संख्या निकालेंगे। उसका परमाणु क्रमांक संख्या कितना होगा, तो वहां पर जब संख्या पता चल जाएगी तो आपको प्रश्न, और ये 5% सांद्रता दिया हुआ है, यहाँ पर 27 डिग्री ताप दिया हुआ है, इसको बदलने के बाद, और यहाँ पर गैस की जो बात करें तो यहाँ पर गैस का मतलब R का मान यहाँ पर दे दिया गया है आपको, R बराबर 8.3 है × 10⁻⁻2। इस पर रखने के बाद आपको जिस तरह से बताया है प्रश्न सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले उसमें जो चीज दिया है प्रश्न में वो लिखेंगे, उसके बाद सूत्र रखेंगे, सूत्र की सहायता से उसमें जो चीज दिया रहेगा प्रश्न में उसको रखेंगे, और जोड़ घटाना गुणा भाग करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अब मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, मैं एक बार हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपको एक टॉपिक बताएंगे जो कि आपका नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, ले लीजिए। अब आइए आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, इसके बीच जो ये जो चीज है ना, इसको हम थोड़ा सा नहीं बताएं, नेक्स्ट क्लास में आपको जिक्र कर देंगे। अब यहाँ पर अगर जो होगा समपराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन जो होगा आपका नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, जो आपका होगा नेक्स्ट क्लास समपराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन होगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वह नेक्स्ट क्लास फिर से सुन लीजिए, समपराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन, ठीक है, आपका नेक्स्ट क्लास ये होगा।